हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जल कमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश है और मेरा यूपी से 2022 में इस बार नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। और मैं संत कबीरनगर जिले के ग्राम नुक्ता का रहने वाला हूँ और मेरी पूरी प्रारंभिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मेरे गांव से ही हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली आया और यहाँ से मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की और ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मैंने चौथी बार इंटरव्यू दिया था और इस बार मेरा चयन फाइनली अंतिम रूप से मेरा लिस्ट में नाम आया। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। हम लोग छोटे थे या फिर जब शिक्षा चल रही थी, प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी, तभी से गर्मियों की छुट्टी में हम लोग जाते थे उनके पास। तो थोड़ा एक सरकारी वातावरण मिलता था जहाँ पे बड़े अधिकारी और उन लोगों से थोड़ी मुलाकात होती थी। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मेरे अंदर मोटिवेशन आता था कि मुझे भी इस तरह से सिविल सेवा में आना चाहिए। इसलिए मैं सिविल सेवा के लिए प्रयास किया और फाइनली मैं सफल भी हुआ। जहाँ तक मेरी स्ट्रेटजी की बात है, मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। प्रीलिम्स में मेरा फोकस रहता था, मैं बेसिकली 3 सब्जेक्ट कोर एरिया पे ज़्यादा फोकस करता था, साथ में करंट अफेयर्स भी रहता था। तो मेरा प्रयास रहता था कि प्रीलिम्स में साइंस, टेक एंड ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन थे जहाँ से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्रीलिम्स में 20 के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ये सेक्शन से आते हैं, फिर 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो मेरा प्रयास ये रहता था कि इन सेक्शन को अच्छे से फॉलो किया जाए। और क्योंकि ज्योग्राफी में, जैसे ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि नहीं गलत होने चाहिए। इसके साथ ही साइंस टेक के क्वेश्चन, एक बहुत बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं जिनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किसी एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी के साथ मिलकर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में जैसे हिंदी मीडियम की बात किया जाए तो एक बेसिक जो भी आप किताबें पढ़ते हैं उसको पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस की प्रीलिम्स के लिए। तो खासतौर से जो घटना चक्र की बुक आती है, पूर्वावलोकन, वो उसके लगभग सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करना चाहिए। तो मेरा प्रीलिम्स में यहाँ पे इन 4 एरिया में फोकस करने से लगभग 70 to 80 क्वेश्चन हो जाते थे। उसके बाद बचते थे हिस्ट्री को लेके मैं उतना एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता था हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा टफ माना जाता है यूपी पीसीएस में और क्वेश्चंस उसके जो आते हैं वो कई बार कुछ ऐसे बुक्स से आ जाते हैं जहाँ से किसी को पता नहीं होता। तो हिस्ट्री में कॉस्ट बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, इसलिए मैं हिस्ट्री पे प्रयास करता था कि जो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे गलत ना होने पाए, उसको अच्छे से करता था। उसके बाद साथ में इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ये जो इसके कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक आप जो मटेरियल पढ़ते हैं उसको अच्छे से तैयार करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरा प्रीलिम्स इजीली हो जाता था, मैंने 4 बार मेरा प्रीलिम्स निकला था। इसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तैयारी की प्रक्रिया में, जो आपकी सिलेक्शन को निर्धारित करता है। और अच्छी बात थी मेरे साथ कि मैं मेंस में फेल नहीं हुआ, लगातार 4 बार मेरा मेंस निकला था। तो मेंस में मैं अभी अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूँ तो मैं इसको 8 पेपर हैं मेंस में यूपी पीसीएस में, एक पेपर जनरल हिंदी का, एक एसए का, साथ में 4 जीएस के पेपर प्लस 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे। अभी ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया तो यूपी स्पेशल के पेपर जोड़ दिए गए हैं। तो मेरा जैसे जनरल हिंदी की अगर हम बात करें तो जनरल हिंदी में मुझे नंबर अच्छे मिलते थे, मेरे 100+ मार्क मिले 2 बार 2020 में, 2021 में। तो जनरल हिंदी में क्या होता था कि लगभग 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन से, तो जो बहुत अगर तैयार है आपका तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे।
उसके लिए कोई भी आप ग्रामर की बुक पीएन पांडे या हरदेव बाहरी के साथ, इसके अलावा घटना चक्र की बुक आती है जो बेसिक है, उसमें विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल हिंदी में कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं या संक्षेपण, ये सब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, या फिर व्याख्या वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको ये अलग करना चाहिए कि व्याख्या करते समय आप प्रयास करिए कि उसको केवल जो जितनी व्याख्या दी गई उसी पे स्टिक ना रहिए, बल्कि थोड़ा बहुत उसके रिलेवेंस को, बाहरी कोई कोटेशन है या कोई दोहा आपको याद आ रहा है तो उसको यूज करते हुए जब आप लिखेंगे या कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देते हुए लिखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आपको बेहतर नंबर मिलने की संभावना रहती है। साथ में जनरल हिंदी में आप वर्तनीय शुद्धियों पर विशेष ध्यान दीजिए, राइटिंग थोड़ी सुंदर हो तो इसका प्रभाव पड़ता है। और एसए के पेपर की बात करें तो एसए यूपी पीसीएस में लगभग 3 एसए लिखने रहते हैं, 50-50 नंबर के आते हैं, लगभग 700 से 800 वर्ड में लिखने रहते हैं एसए। तो यूपी पीसीएस में एसए थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का होता है, तो आप प्रयास करिए कि उसमें थोड़े फैक्ट्स, एग्जाम्पल इसको ज़्यादा डालने का प्रयास करिए। और जनरल जो एसए का तरीका है लिखने का, इंट्रोडक्शन, उसके साथ उसके बाद 3-4 मतलब पैराग्राफ में आप उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं और उसके बाद कंक्लूजन लिख के आप एसए को ख़त्म करिए। तो प्रयास ये करिए कि जो यूपी में इस एसए थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं होता है इधर उधर जाने का आपको। तो स्पेसिफिक जो चीज़ें पूछ रही हैं, जैसे अगर पूछ रहा है कि समस्याओं के बारे में बताइए, तो समस्याओं पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप और चीज़ों को बताते हुए चलिए। तो स्पेसिफिक रहिए, थोड़ा फैक्ट्स और एग्जाम्पल का अच्छे से उपयोग करिए। थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट अगर आप यूज कर सकते हैं तो ऐसे में यूज करिए, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। और साथ में अंडरलाइन और कुछ अच्छे कोटेशंस याद करके रखिए ऐसे में यूज करने के लिए, खासतौर से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोटेशन किसी तरह के हो सकते हैं, या वो कविता के रूप में हो सकता है, दोहा के रूप में हो सकता है, या फिर किसी गणमान्य व्यक्ति का कथन भी हो सकता है जो आप एसए में यूज कर सकते हैं। तो एसए के लिए मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि प्रयास करता था कि मैं कोटेशन से शुरू करूं, उसके बाद मेन बॉडी, उसमें इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए फिर मेन बॉडी पे जाता था। मेन बॉडी में जो भी कोई एसए जिस टॉपिक से पूछा गया उससे संबंधित पॉइंट्स को लिखता था। और उसके बाद कंक्लूजन में भी बीच बीच में भी जहाँ यूज लगता था कोटेशन यूज कर सकते हैं, दोनों तरह के उसको यूज करता था। और ऐसे में प्रयास ये रहना चाहिए कि मतलब आप पॉइंट्स वाइज लिखने का प्रयास मत करिए, उसको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद GS 1 की बात करें अगर, तो जनरल हिस्ट्रीज के पेपर 1 में मुख्यतः 3 से 4 चीज़ें शामिल हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन रहता है, फिर सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी लगभग 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यूपी से जुड़ी हिस्ट्री से जो संबंधित घटनाएं हैं या फिर जो घटनाक्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैं बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो स्पेक्ट्रम, उसको मैंने फॉलो किया था। स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे क्वेश्चन आते थे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एक कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, क्लास नोट्स, वहाँ से मेरा काम होता। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स ही फॉलो किए थे, जहाँ से मैंने उसको तैयार किया था। ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में खास तौर से जो क्वेश्चन जो सिलेबस में डिफाइंड है, जो टर्मिनोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन जैसे चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, तूफान, वायुदाब, वायुराशियाँ, समुद्री धाराएं, इन सबसे। तो ये आप जो भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक आप प्रीलिम्स के लिए फॉलो करते हैं तो उसका जो कंसेप्चुअल बेसिक है वहाँ पे आप तैयार कर लीजिए। साथ में ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा प्रयास करिए कि मैप का उपयोग करिए अच्छे से। हालांकि मैप का उपयोग आपको आंसर राइटिंग के हर पेपर में करना चाहिए। GS 1 में जैसे हिस्ट्री में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं तो आप मैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको मैप का उपयोग लगभग आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, मैप या डायग्राम का उपयोग, तो आप उसको करने का प्रयास करिए। तो ज्योग्राफी और सोसाइटी, इसके बाद जो अगला सेक्शन है सोसाइटी का जो क्वेश्चन के आते हैं वो जनरल समाज से जुड़े हुए, खासतौर से जो वैश्वीकरण हो गया, महिलाएं हो गई, इन सबसे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसके लिए कोई एक बेसिक, मैंने विजन IAS की सोसाइटी के नोट्स फॉलो किए थे, तो वहाँ से मैंने उसको पॉइंट्स वाइज नोट तैयार कर लिया था। उसके बाद उसी को रिवाइज करके
मेरा काम उससे हो जाता था। सोसाइटी में विजन आईएएस के नोट्स मैंने तैयार, वो उससे 60 नोट्स तैयार कर लिए थे और उससे मेरा पूरे क्वेश्चन लगभग हो जाते थे। उसके अलावा यूपी स्पेशल भी जीएस 1 में आता था, तो यूपी स्पेशल के खासतौर से जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले यूपी के पोर्शन हैं वो इसमें पूछते थे। तो आप इसके लिए एक सारस्वत एक करके राइटर है, टीएमएच की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोचिंग से मटेरियल और टेस्ट सीरीज के आंसर्स हैं, उनको फॉलो करके आप यूपी स्पेशल के जीएस 1 के क्वेश्चंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे लिए फ़ायदा था, मेरे जनरल जीएस 1 में अच्छे मार्क्स मिले और जबकि 2021 में मेरे जीएस 1 में 117 मार्क्स थे। तो ये एक मिथ भी मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा टूटता है कि आपको जीएस में हिंदी मीडियम में नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मुझे जीएस 1 में 117 मार्क्स मिले थे, तो ये एक अच्छी बात है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर हम GS2 की बात करें तो ये GS2 में इसमें भी 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR। ये इसके साथ IR के साथ यूपी स्पेशल, ये 5 चीज़ें मुख्य तौर से GS2 में भी शामिल हैं। तो GS2 में मेरा पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत और साथ में कोचिंग के नोट्स के साथ करंट अफेयर से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको अच्छे से तैयार किया था। अब यही चीज़ें मैंने गवर्नेंस में, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, फिर गवर्नेंस वाला जो सेक्शन था उसके लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे। सोशल जस्टिस के जो सेक्शन है उसके लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स को फॉलो किया था। IR के लिए मैंने करंट की घटनाक्रम के लिए जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है विजन आईएएस की, मैंने उसको फॉलो की थी। और यूपी स्पेशल में मैंने वो जो बुक मैंने अभी GS1 के लिए बताई थी उसमें वो सब मुद्दे भी टॉपिक शामिल हैं, तो उसको मैंने फॉलो किया था। तो GS1 बेसिकली थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा रहता है, इसमें करंट अफेयर्स से रिलेट करके थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, साथ में फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज कर सकते हैं, मैप, फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज करिए। साथ में GS2 के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से क्या किया था, थोड़ा सा मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको मैंने अलग से तैयार कर लिया था थोड़ा। या फिर लॉ कमीशन जो हो गया, या फिर संविधान संशोधन आयोग की रिकमेंडेशन, सेकंड ARC की रिकमेंडेशन, इसको मैंने अच्छे से कर लिया था। तो ताकि जहाँ भी, या फिर साथ में जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज हो रही हैं देश में, जैसे कुटुम्बश्री हो गया केरल में, इस तरह से जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिया था, ताकि इसको GS2 में अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन के रूप में यूज कर सकूँ। तो इसका फ़ायदा मिलता था मुझे GS2 में। और IR के, अगर ये खासतौर से ये पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के टॉपिक के लिए हो गया। IR के लिए मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स के नोट्स मेंस 365 और उस मैगजीन को फॉलो किया था। तो IR के क्वेश्चन इजीली काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए। खासतौर से डायस्पोरा और जो भारत के पड़ोसी राज्यों से संबंध, या फिर जो करंट में मुद्दे जो घटनाक्रम चल रहे हैं काफ़ी चर्चा में, जैसे अभी पिछले साल एक अब्राहम एकॉर्ड या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप जनरल न्यूज़पेपर और इनको फॉलो करके आप IR से संबंधित क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जहाँ तक GS3 की बात करें तो ये भी पेपर काफ़ी डायनेमिक है और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें ख़ासतौर से GS3 में इकोनॉमी, साथ में इन्वायरमेंट, साइंस और सिक्योरिटी वाले मुद्दे शामिल है, साथ में इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते थे। तो इकोनॉमी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इकोनॉमी में बेसिक्स प्रीलिम्स के लिए तो मैंने उसको मुरनाल और के नोट से काम किया था, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा इसमें अलग स्टडी की ज़रूरत होती है। इसमें विजन आईएएस के जो मटेरियल है मेंस वाले इकोनॉमी की, मैंने उनके 60 नोट्स तैयार कर लिए थे। उसके साथ ही मैंने मेंस 365 या विजन की जो मैगजीन आती है उसको साथ में तैयार किया था। तो इससे मेरा इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, जो बेसिक खासतौर से कोर और करंट के मुद्दे थे, वो बेसिकली पिछले 2-3 साल के जो मुद्दे थे उनको मैंने तैयार कर लिया था। तो इकोनॉमी मेरा यहाँ से, इकोनॉमी में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस जो हैं, या फिर उस हर टॉपिक से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, जैसे पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, या फिर MSP, इन सब जो मुद्दे हैं इनको इनका 60 नोट्स तैयार करके साथ में उनसे संबंधित जो संभावनाएं हैं, समस्याएं हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये एक बार जब 60 नोट्स तैयार हो जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं बाद में एग्ज़ाम में लिखने के लिए। साथ में इसके बाद
जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इन्वायरमेंट से मेंस में क्वेश्चन यूपी पीसीएस में तो बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बेसिक जो मटेरियल पढ़े हैं उसी को फॉलो करिए। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से एनडीएमए की गाइडलाइंस और जो भी डिजास्टर इसमें चर्चा में रहते हैं कुछ ऐसे, तो उनको अच्छे से तैयार करिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन आईएएस की जो मटेरियल है मेंस का, उसको मैंने फॉलो किया था और उसको तैयार करके उसको शार्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया था। साथ में इंपॉर्टेंट कमेटीज रिपोर्ट्स जो हैं, जैसे सेक्टर कमेटी है या फिर कारगिल समीक्षा आयोग या इस तरह की जो कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी खास, और इसके साथ ही जो उसमें सोशल मीडिया या आतंकवाद इनसे संबंधित जो करंट के मुद्दे हैं, उसके लिए मैंने विजन की मैगजीन को फॉलो किया था। साथ में यूपी स्पेशल के लिए भी मैंने जो अभी मैंने बुक बताई थी टीएमएच की बुक, उसको फॉलो किया था कि उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं उस तरह से, तो उसको मैंने शार्ट नोट्स बना लिया था। तो GS3 का मेरा ये हो जाता है। GS3 में आंसर राइटिंग के असर पे थोड़ा सा आपको प्रयास यही करना है कि थोड़ा फैक्ट को अच्छे से यूज करिए। फ्लो चार्ट डायग्राम का यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, अगर ऐसे करके आएंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और GS4 इथिक्स की अगर बात की जाए तो GS4 यूपी और यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें यूपीएससी में ये रहता है कि आधे क्वेश्चन लगभग केस स्टडीज आते हैं और आधे क्वेश्चन जनरल थियरी टाइप के आते हैं। लेकिन यूपी में क्या है कि 20 क्वेश्चन में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन वो जनरल थियरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और साथ में 2-3 क्वेश्चन केस स्टडीज़ के आते हैं। तो छोटे छोटे केस स्टडीज रहती है, तो केस स्टडीज को लेकर इसमें इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल जो केस स्टडीज़ का तरीका है उसको फॉलो कर लीजिए कि कोई केस स्टडीज है उसमें पहले उसकी वस्तु स्थिति के बारे में बताएंगे, फिर उससे हितधारक जितने जुड़े हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर उसका केस स्टडी की मेन बॉडी पे आएंगे। मेन बॉडी को बताते हुए जो भी आपने डिसीजन लिया या फिर जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन जो आपका होगा उसको बताते हुए आप कंक्लूजन पर निकल जाइए। इसके अलावा जो इसके जो थियोरी वाले क्वेश्चन होते हैं इथिक्स में, इथिक्स के थियोरी के क्वेश्चंस के साथ यूपी पीसीएस में खास तौर से क्या है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं यूपी में। खासतौर से यूपीएससी में जो PYQ क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए यूपीएससी में। साथ में यूपी पीसीएस के जो 4-5 साल के पेपर हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो आपके काम आएगा। साथ में कोई भी एक जो मटेरियल आप एथिक्स के लिए फॉलो करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें टॉपिक वाइज जैसे लगभग 9 से 10 टॉपिक हैं एथिक्स में, तो उस टॉपिक का अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए, उसके आधार पे आपका एथिक्स ईजिली हो सकता है। मैंने वर्तमान में जितना इम्पोर्टेंट है मैंने मेंस के लिए लगभग चारों पेपर और जनरल हिंदी और एसए को बता दिया। साथ में अभी ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है, तो यूपी के जो 2 पेपर हैं तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा अपना शेयर करना चाहूँगा कि यूपी के जो स्पेशल 2 पेपर एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, तो उसमें भी जो टॉपिक खास तौर से GS 1, 2, 3, 4 में ऐड किए गए थे उन्हीं को एक्स्ट्रा करके वहाँ से निकाल के 2 पेपर में शामिल कर दिया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो यूपी स्पेशल जैसे पहले तैयार करते थे वैसे ही तैयार करना है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलेबस में चीज़ें ऐड हो गई हैं तो उनको आप टॉपिक वाइज जो चीज़ें ऐड होंगी टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लीजिए, कहीं से भी ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग मटेरियल से कैसे करें तो वो ऐसे कर लीजिए तो वहाँ से हो जाएगा। और ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, खासतौर से GS 1 में मुझे पेपर 1 में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। इसके बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो मैं लगातार चौथी बार इस बार इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू में मुझे लगभग अच्छे मार्क्स ही मिले हैं हर बार। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब दिया था तो मुझे 69 मिले थे, उसके बाद भी 60, उसके बाद वाले अटेम्प्ट में मुझे 60+ मार्क्स मिले। तो इंटरव्यू में मेरा प्रयास ये रहता था कि जब इंटरव्यू का रिजल्ट मतलब मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैं प्रयास करता था आसपास के 1-2 महीने की जितनी भी घटनाएं हैं उनको अच्छे से तैयार कर लिया जाए, खास तौर से करंट अफेयर्स से घटनाक्रम। उसके अलावा इंटरव्यू में आप अपना 3-4 चीज़ें जो तैयार करनी ज़्यादा जरूरी है, अपने बारे में तैयार कर लिया, अपने बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं इसको लेकर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। साथ में यूपी का इंटरव्यू थोड़ा सा स्पेसिफिक या फैक्चुअल नेचर का भी हो सकता है, तो उसके बारे में आपको तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि आयोग के पास आपका डेफ नहीं होता, बस उनके पास आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं, उसके अलावा और आपके बारे में वो नहीं जानते, नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप जाएंगे तो डायरेक्ट फैक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। कुछ बोर्ड मेंबर ऐसे होते हैं जिनको
जो फैक्चुअल में ज़्यादा सहज होते हैं तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इस समय पैनिक नहीं होना है, आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आप अच्छे से उसको जवाब दीजिए, नहीं आ रहे हैं तो उसमें आसानी से आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा जब 3-4 चीज़ें यूपी के इंटरव्यू में तैयार करनी ज़्यादा जरूरी, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने बेसिक बैकग्राउंड के बारे में तैयार कर लिए, आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहिए। फिर साथ में आप जो आपकी जो आपने प्रेफरेंस जो डाला है 4-5 टॉप 5 के बारे में जान लीजिए कि जैसे डिप्टी कलेक्टर आपने डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस, या फिर डिप्टी एसपी डाला है, या फिर नीचे और जो भी पोस्ट है, तो आप प्रयास ये करिए कि उनके बारे में तैयार कर लिए कि उनकी बेसिक्स फंक्शंस क्या हैं, वो काम क्या करते हैं कैसे। इसके अलावा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही जनरल हिस्ट्री का पूरा पेपर आप रिवाइज करिए उस दौरान, जो खासतौर से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपका अपने ग्रेजुएशन जो यूजी पीजी किया है तो उसके बाद उसकी बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि अभी इस बार ख़ास तौर से जो 2022 का इंटरव्यू चला था इस बार ऑप्शनल पेपर अंतिम बार था। इसके पहले उसी बीच न्यूज़ आई थी कि ऑप्शनल इंटरव्यू जब चल ही रहे थे उसी बीच न्यूज़ आई थी कि ऑप्शनल को हटा दिया गया। तो इस बार इंटरव्यू बोर्ड का ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पे था, और मेरा भी इंटरव्यू जो चला था 90% मेरे ऑप्शनल पे ही चला था। खास तौर से जैसे मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था तो उन्होंने पूछा था कि साहित्य का प्रशासन में योगदान है, मतलब क्या योगदान है, आप बताइए कैसे साहित्य को प्रशासन में यूज करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा, मैंने मतलब क्रॉस क्वेश्चन में ही उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसे साहित्यकार का नाम कोई ऐसे प्रशासक का नाम बताइए जिसने किताबें लिखी हों इस संबंधित। तो मैंने वो अनिल स्वरूप सर की बुक नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, मैंने उसको मेंशन किया। साथ में उन्हें मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट कवि कौन सा है, तो मैंने कबीरदास को बताया। तो कबीरदास पे क्वेश्चन आए, उन्होंने पूछा कि आप बताइए कबीरदास का ऐसा कौन सा दोहा है जिससे आप प्रशासन में यूज करेंगे। तो मैंने कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला दोहा बताया। तो इससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आए थे बोर्ड मेंबर्स। इसके बाद उसके अलावा उस समय जो घटनाक्रम करंट में चल रहे थे, कुछ मुद्दे तुलसीदास जी से जुड़े हुए, खासतौर से वो रामचरितमानस को लेकर जो कुछ विवाद चल रहे थे तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा और सूरदास, मीराबाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके इसके अलावा उन्होंने मुझसे फेवरेट सेक्शन के बारे में पूछा, तो मैंने कहानी बताया। तो कहानी को लेकर प्रेमचंद जी और उन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्टली इंटरव्यू को लेकर यही है कि इंटरव्यू को लेकर मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। वहाँ पे नॉलेज आप एक बेयर मिनिमम लेवल की तो आपके पास रहती है, तो बस वो नॉलेज तो चेक होगी ही। साथ में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए। शुरू में 1-2 क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं या फिर आप सही से नहीं बता पाते हो, तो प्रयास ये करिए कि उन क्वेश्चंस को अच्छे से, अगर जो क्वेश्चंस नहीं बता पाया तो उसको भूल जाइए, फिर आगे वाले जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करिए। क्योंकि अंत भला तो सब भला वाले कंडीशन होती है इंटरव्यू में। अगर अंत में आप बोर्ड मेंबर्स को संतुष्ट कर गए तो अंत में नंबर वो आपको अच्छा मिल सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों का मतलब जैसे हमेशा लगे रहना चाहिए, जैसे मुझे भी लगभग 5 अटेम्प्ट लग गए सिलेक्शन लेने में, तो हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास करिए कि आपका एक जो ग्रुप है वो अच्छा ग्रुप हो, टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और लगातार अब इस प्रोसेस में हैं तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, लगन से लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा मैं डीकेटी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा।